आज से मैं इस चैनल में एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम बुक्स को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज इससे आपको रेगुलर इंटरवल्स पर बुक के वैल्यूएबल लेसन्स भी मिलते रहेंगे और साथ ही में आपको बुक को थोड़ा डीपली समझने का मौका भी मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। नाउ आज की जो बुक है वो है साइकोलॉजी ऑफ मनी। अब आप पूछ सकते हो वाई साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो फाइनेंस और पैसे को लेकर मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं जो वेरियस फॉर्मूलाज और चार्ट्स की हेल्प से आपको ये बताएंगी कि दिस इज़ हाउ यू शुड मेक मनी विच मे और मे नॉट बी अप्लाई टू योर स्पेसिफिक सिचुएशन। बट ये बुक बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, बल्कि ये बुक आपको छोटी छोटी स्टोरीज की हेल्प से ये बताएगी कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम किसी फॉर्मूले से ज़्यादा आपके बिहेवियर्स पर डिपेंड करती है। और इस बुक को पढ़ने के बाद आई एम श्योर आपका पैसे को देखने का नज़रिया बिल्कुल ही बदल जाएगा। सो ज़्यादा स्पॉयलर्स ना देते हुए लेट्स बिगिन। तो इस बुक की शुरुआत ऑथर दो स्टोरीज से करते हैं, जिसमें पहली स्टोरी में वो एक यंग टेक जीनियस के बारे में बताते हैं जिसने 20 साल की उम्र में ही वाईफाई के कुछ की कंपोनेंट्स को इन्वेंट किया था। अब जिसकी वजह से वो बहुत ही कम टाइम में काफ़ी अमीर हो गया था। अब पैसे तो आ गए तो हर जगह वो पैसों का शौक भी करने लगा, महंगी कार्स, डिज़ाइनर कपड़े, और एक दिन तो उसने हद ही कर दी। उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और उसे काफ़ी ढेर सारे पैसे दिए और उसे ज्वेलरी शॉप जाके कुछ गोल्ड कॉइन्स परचेस करने को कहा। अब आपको लग रहा होगा गोल्ड कॉइन्स इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहा होगा, कई लोग करते हैं ऐसा, बट नहीं। वो अपने दोस्तों के साथ ओशन के किनारे जाता है और सब मिलके उन कॉइन्स को ओशन में पत्थर की तरह फेंकने लगते हैं जस्ट टू सी किसका कॉइन ज़्यादा बार बाउंस होकर डूबता है। नाउ दिस इज इमेच्योरिटी एंड स्टुपिडिटी एट इट्स पीक, एंड एज यू कैन इमेजिन उसका ये लाइफस्टाइल ज़्यादा दिन तक नहीं चला और विद इन फ्यू ईयर्स वो बैंकरप्ट हो गया। नाउ देयर इज़ एन अनदर स्टोरी जो किसी टेक जीनियस के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अमेरिका के एक गांव में रहने वाले एक जेंटर के बारे में है जिसका नाम रोनाल्ड रीड था। रीड ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बस हाई स्कूल पास था। वो बस एक ऑर्डिनरी सा आदमी था जिसने शुरुआती कुछ सालों में मैकेनिक और बाद के कुछ सालों में जेंटर का काम किया था। अब एक दिन रीड की अचानक से डेथ हो जाती है और देखते ही देखते वो देश के हर न्यूज़ चैनल में आने लगता है। नॉट बिकॉज ऑफ हिज डेथ बट बिकॉज उसके पास $8 मिलियन यानी करीब 70 करोड़ रुपए मिले थे, विच इज़ क्वाइट अनयूजुअल क्योंकि रीड तो केवल एक जेंटर था। तो उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? इट टर्न्स आउट रीड कई सालों से अपनी मंथली सैलरी में से छोटा छोटा अमाउंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया करता था, जो आज कंपाउंड होकर इतना बड़ा हो गया है कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। रीड ने अपनी विल में इन $8 मिलियन में से 2 मिलियन अपने बच्चों को और बाकी के बचे 6 मिलियन अपने लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को डोनेट कर दिए। एंड दिस इज़ हाउ वो एक जेंटर से एक फिलांथ्रोपिस्ट बन गया। नाउ इन दोनों स्टोरी से हम ये सीख सकते हैं कि हम कितना वेल्थी होंगे ये हमारी एजुकेशन से ज़्यादा हमारे बिहेवियर्स पर डिपेंड करता है। आपको अपने आसपास भी ऐसे कई एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे जहां वेल एजुकेटेड लोग ऐसे बैड बिहेवियर्स में इंडल्ज होंगे जिन्होंने उनको फाइनेंशियली बर्बाद कर दिया होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे बट बिकॉज ऑफ देयर गुड बिहेवियर्स वो फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी पोजीशन में होंगे। मॉर्गन कहते हैं कि फाइनेंस एक ऐसा फील्ड है जहाँ बिना कॉलेज डिग्री वाला व्यक्ति किसी भी बेस्ट बिजनेस स्कूल से पढ़े हुए व्यक्ति से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर्स, और किसी भी फील्ड में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कभी भी नहीं देखोगे कि कोई कार मैकेनिक किसी हार्वर्ड ट्रेन सर्जन से बेटर हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहा है, बट आपको ऐसे कई केसेस मिल जाएंगे जहाँ एक कार मैकेनिक किसी वेल ट्रेन सर्जन से फाइनेंशियली अच्छी स्थिति में होगा। इससे ये पता चलता है कि फाइनेंस में आप कितना जानते हो उससे ज़्यादा आप कैसे बिहेव करते हो ये मैटर करता है, और इन्हीं बिहेवियर्स को मॉर्गन साइकोलॉजी ऑफ मनी कहते हैं। लोग खुद को कर्ज में क्यों डुबा लेते हैं ये समझने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको लालच, इनसिक्योरिटी और ऑप्टिमिज्म को समझने की ज़रूरत है। इन्वेस्टर मार्केट क्रैश के लोएस्ट पॉइंट में पैनिक होकर अपने स्टॉक्स को क्यों बेच देते हैं ये समझने के लिए आपको एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिटर्न के कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको उस इन्वेस्टर के डर को समझना होगा जो उसे उसकी फैमिली को देखकर लगता है कि कहीं उसके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की वजह से उसकी फैमिली का फ्यूचर रिस्क में ना आ जाए। सो दिस इज़ वाई हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने के लिए इन बिहेवियर्स को जानना ज़रूरी है, जिन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।